तो हमारा एक एग्जाम्पल बचा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3। आज हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल हो सकता है कि थोड़ा आपको लेंथी लगे, है ना, और है भी थोड़ा लेंथी ये, तो अच्छी तरह आप समझिएगा इसको। जब मैं आपसे कहूँ कि इसको नोट कर लीजिए तो उस टाइम आप नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, एक बार मैं कॉपी कर लूँ, उसके बाद आप देख लेना। इतने आप पढ़ लो इसको। अब देखो क्या कह रखा है। क्या रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, है ना, और इस वृत्त की एक जीवा भी है, ये जीवा है जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये जो पी पॉइंट है और ये जो क्यू पॉइंट है ना, इस पर स्पर्श रेखाएं बनी हुई हैं। जैसे आप देखिए पी टी और क्यू टी, ये स्पर्श रेखाएं हैं जो कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं? टी पॉइंट पर। मतलब कहने का लहजा हो गया ना ये तो। जैसे पहले हम कैसे कहते थे, हम कहते थे कि यार एक टी पॉइंट है और उससे हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं। अब इसी बात को इसने दूसरे तरीके से कह दिया कि स्पर्श रेखाएं हैं और ये कहाँ से निकलती हैं? टी पॉइंट से निकलती हैं। एक ही बात को कहने के 2 तरीके होते हैं, मतलब तो सेम ही रहेगा ना कि भाई टी पी और टी क्यू क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। हमें टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी मुझे टीपी की लेंथ पता करनी है, ठीक। वापस समझ लो, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसकी जीवा है 8 सेंटीमीटर की, और ये जो टीपी और टी क्यू हैं ये 2 स्पर्श रेखाएं। आपको टीपी की लेंथ पता करनी है। कैसे करेंगे उसको समझो। तो इस क्वेश्चन करने के 3 स्टेप हैं। मैं पहले आपको स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में आपको इस त्रिभुज को लेके चलना है, इस त्रिभुज को, और इस पे लगानी है अपने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको ओ आर की वैल्यू पता चल जाएगी। ये तो आपको दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है, आप ओ आर की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा? वैल्यू पता चलेगी किसकी? ओ आर की। सेकेंड स्टेप में आपने इस त्रिभुज को लेके चलना है, इसको, और इस पर लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन बनेगी। क्या मिलेगी? इक्वेशन। वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू तो यहाँ पे इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नंबर दिए हुए थे, दोनों भुजाओं की हमें वैल्यू पता थी, इसलिए यहाँ पे वैल्यू मिली। यहाँ पर हमें किसी का नहीं पता ना, हमें सिर्फ ये पता है। तो यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन बनेगी। इस त्रिभुज को लेकर चलोगे ना और इस पर पाइथागोरस लगाओगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप क्या है? आपको ये पूरी त्रिभुज लेकर चलनी है, ये पूरी की पूरी त्रिभुज कंप्लीट, और इस पूरी कंप्लीट त्रिभुज पे आपने पाइथागोरस लगानी है। क्यों? क्योंकि देखो ये कोण भी 90 का होता है, पता है आपको। ये स्पर्श रेखा होगी ना, ये स्पर्श रेखा होगी और ये त्रिज्या होगी। आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो आप इस पूरी त्रिभुज पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में इस पूरी त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से मिली, एक इक्वेशन यहाँ से मिली। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और फिर जाके हमें टीपी की लेंथ पता चलेगी। स्टेप वापिस से समझ लो। पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको? पहला स्टेप ये है कि आप इस त्रिभुज पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहाँ से आपको आर ओ की वैल्यू पता चलेगी। फिर आप इस त्रिभुज पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। फिर आप पूरी बड़ी वाली त्रिभुज पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी, और इन दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे ना, तब जाके आपको टीपी की लेंथ पता चलेगी। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना कि इस क्वेश्चन को करने के सिर्फ 3 ही स्टेप हैं, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम कौन से त्रिभुज पे लगती है? मतलब त्रिभुज किस टाइप का होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए ना, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, उस पर ही पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। हर त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती।
पाइथागोरस थ्योरम लगती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे। यानी अगर मुझे इस त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो मुझे ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर मुझे इस त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। अभी दे तो रखे नहीं इसने, ये थोड़ी कहा है कि ये 90-90 है ना, तो पहले मुझे इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। बस भाई कैसे करेंगे उसको समझ लो। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको लंबा लग सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हैं। कैसे करेंगे? देखो टी एक बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्शरेखाएं खींचते हैं तो वो लेंथ में बराबर होती हैं। इसका मतलब टी पी और टी क्यू की लेंथ क्या हो गई? बराबर हो गई। अब आप इस त्रिभुज को देख के चलिए, इसको त्रिभुज टी पी क्यू को, इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या बन गया? आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, है ना। अच्छा जी, अच्छा मैंने आपको है ना जब प्रमेय 10.2 कराया था तो आपको एक बात बताई थी कि भैया ये भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं। एक स्पर्श बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती ही होती हैं, प्लस इसके साथ साथ ये वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये बात बताई थी, याद है जब मैं प्रमेय 10.2 का प्रूफ करवा रहा था ना, 10.2 के प्रूफ में हमने ये बात सीखी थी कि भैया टी पी और टी क्यू क्या होंगे? बराबर होंगे। किसी बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उसकी लंबाई बराबर होती है। ये बात हम प्रूफ कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने बताया था कि ये लंबाई तो बराबर होती ही होती हैं, साथ साथ में इसका जो ये कोण है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या बात निकल के आई कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो टी आर रेखा है, ये जो टी आर लाइन है, ये वाली लाइन टी आर, ये एक एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। यहाँ पे किसका काम कर रही है? एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। एंगल बाइसेक्टर समझते हैं? ऐसी रेखा, ऐसी भुजा जो एंगल को बाइसेक्ट करती हो, आधा आधा बांटती हो। ये एंगल तो आधे आधे हैं ही, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो टी आर है या फिर टी ओ कह लो, बात आपकी मर्जी है, तो जो टी आर है वो एक एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अच्छा अब एक खास बात बताता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज में जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, उसकी एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है। क्या खास बात है? कि समद्विबाहु त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर एंगल को तो बाइसेक्ट करता ही करता है, साथ साथ में वो इस रेखा को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब पी आर और आर क्या बराबर होंगे, और उसके साथ साथ वो लंब भी होता है। इस रेखा पर क्या होता है? लंब। किसके अंदर खास बात है? ये सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये खास बात है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, वो एंगल बाइसेक्टर एंगल को तो बाइसेक्ट करता है, इस एंगल को तो बाइसेक्ट करेगा, इसके साथ साथ वो इस भुजा को भी बाइसेक्ट करेगा और यहाँ पर लंब भी होगा। और इसी को हमें दर्शाना था। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, ये एंगल को 90 डिग्री दर्शाना चाहते हैं। पहले ये एंगल 90 आएगा, उसके बाद ही तो हम पाइथागोरस लगा पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के सिर्फ 3 ही स्टेप हैं। इस पे पाइथागोरस लगाना है, इस पे पाइथागोरस लगाना है, इस पूरे पे पाइथागोरस लगाना है। लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए यहाँ पर आपको 90 डिग्री शो करना पड़ेगा। और उसको कैसे शो किया? उसको ऐसे शो किया हमने। बस भाई इन एंगल्स को 90 डिग्री शो करना पड़ता, और उसको शो करने के लिए हमें सारी बात लिखनी पड़ेंगी। एक बार मैं वापस से समझा देता हूँ। थोड़ा सा ये टॉपिक आपको अजीब सा लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वापस समझा देते हैं। देखो स्टेप क्या है इस क्वेश्चन करने के? 3 स्टेप हैं। पहले हम इस त्रिभुज पे पाइथागोरस लगाएंगे, फिर इस पे पाइथागोरस लगाएंगे, फिर इस पूरी त्रिभुज पे पाइथागोरस लगाएंगे। लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए मुझे 90 डिग्री के एंगल चाहिए। ये तो 90 का होगा, ये तो आराम से प्रूफ कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंब बनाती है, 90 का कोण बनाती है, ये तो प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात रहेगी इनकी, इस कोण को और इस कोण को 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो समझो। मैंने कहा कि यार टी बाह्य बिंदु है और टी पी और टी क्यू ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये आपका बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और मैंने आपको बताया था कि यार ये भुजा तो बराबर होती होती हैं, ये वाले कोण भी बराबर होते हैं। जब हमने प्रमेय को प्रूफ किया था ना, प्रमेय 10.2 को, उसमें मैंने ये बात स्पेशली बताई थी कि ये भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं, साथ साथ में ये कोण भी बराबर होते हैं। क्योंकि हमने है ना 2 त्रिभुज ली थी, एक ये और एक ये, याद हो तो आपको। इन दोनों को सुरांग सम सिद्ध किया था, इसके बाद ये बराबर आई थी भुजाएं।
तो इसका मतलब ये कोण भी बराबर हुए थे ना। अगर आपको याद ना हो तो आप देख सकते हैं पर में, है ना, आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो टी आर रेखा बन रही है, ये टी आर रेखा एक एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, एंगल को बाइसेक्ट करने का काम कर रही है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की मैंने एक खास बात बताई आपको, बताएंगे मुझे? समद्विबाहु त्रिभुज की एक खास बात क्या बताई कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एंगल को तो बाइसेक्ट करता ही करता है, इसके साथ साथ में वो लाइन को भी बाइसेक्ट करता है, वो लाइन को भी बाइसेक्ट करता है, और क्या करता है वो परपेंडिकुलर भी होता है। परपेंडिकुलर का मतलब वो दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस रेखा को बाइसेक्ट भी करेगा, आधा आधा बांटेगा भी, प्लस इस पर लंब भी होगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ये बात मैंने बताई, और यही हमें शो करना था कि यार ये एंगल जो है 90 के होंगे, इसके बाद ही हम स्टेप लगा पाएंगे ना। तो हमने ये एंगल को 90 प्रूफ कर दिया, ये एंगल 90 प्रूफ कर दिया, ये 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, हमारा 90 होगा, अपोजिट एंगल हो गए, है ना। तो इस एंगल की तो मुझे जरूरत नहीं है नीचे वाले की, इसकी, क्योंकि मुझे तो सारा काम इसी ऊपर वाली त्रिभुज पे करना है ना। नीचे वाली त्रिभुज की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सेम है ना, मुझे टीपी निकालनी है। अगर मुझे कहता टी क्या निकालो तो मैं नीचे वाली त्रिभुज लेकर काम कर सकता था, लेकिन मुझे टीपी निकालनी है इसलिए मैं ऊपर वाली त्रिभुज लूंगा, ये त्रिभुज और फिर वापस ये त्रिभुज पूरी बड़ी वाली। अब मैं यहाँ से काम स्टार्ट कर सकता हूँ, समझ में आ रही है बात? ये चीज़ें अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस त्रिभुज पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ, इस पर पाइथागोरस लगा सकता हूँ, और इस पूरे पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ। उसके बाद इक्वेशन आएंगी, उसको सोल्व करके मेरी टीपी की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, चलो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है आसान, मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो हल। सबसे पहले तो आपको कहना पड़ेगा कि टीपी और टी क्यू बराबर है, टीपी और टी क्यू क्या है, बराबर। रीज़न भी देना पड़ेगा क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमने दे दिया भैया रीज़न। अब मैंने कहा कि टीपी और टी क्यू बराबर हैं, तो इसका मतलब ये बन गया आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बन गया आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज टीपी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। याद बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद क्या बात बताई मैंने कि भैया ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है ही, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर भी है ना। अच्छा, मैंने पर मैं 10.2 में बताया था कि ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा। इसको लिख दो, एंगल पी टी आर, इसका नाम क्या होगा, एंगल पी टी आर होगा ना, ये रहा। इसका क्या होगा, आर टी क्यू। एंगल पी टी आर और एंगल आर टी क्यू ये भी बराबर है। रीज़न देना चाहें तो दे सकते हैं, रीज़न आप लिख सकते हैं कि प्रमेय 10.2 से हमने ये बात पढ़ी थी, और नहीं रीज़न देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टी आर यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्यों है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उन्होंने सीधा कह रखा है कि टी आर एक एंगल बाइसेक्टर है, एक कोणाधर्क है, एंगल बाइसेक्टर को कोणाधर्क बोलते हैं, लेकिन रीज़न नहीं दे रखा। रीज़न ये है कि यार ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। हमने ये बात प्रूफ भी करी थी प्रमेय 10.2 में कि ये एंगल इस एंगल क्या होता है, बराबर। इसी कारण टी आर एक यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है ना। तो हमने कह दिया कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, प्रमेय 10.2 से हमने इसको प्रूफ किया था, है ना। प्रूफ तो हमने इसको किया था, लेकिन उसमें हमने ये बात सीखी थी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो टी आर है ये एक एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। टी आर एक एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर लिखें या फिर हिंदी में एक शब्द है कोणाधर्क, वो भी लिख सकते हैं। मैं एंगल बाइसेक्टर लिख रहा हूँ, आप चाहें तो हिंदी वाला शब्द लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टी आर क्या है, यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक खास बात होती है
कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो एंगल बाइसेक्टर है ना, जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जो एंगल बाइसेक्टर है वो एंगल को तो बाइसेक्ट करता ही करता है, इसके साथ साथ वो लाइन को भी बाइसेक्ट करता है, प्लस उस पर लंब भी होता है। तो इस बात को लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर, समद्विबाहु त्रिभुज का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर दूसरी भुजा को, इसको हम दूसरी भुजा कह देते हैं, दूसरी भुजा को बाइसेक्ट भी करता है और उस पर परपेंडिकुलर भी होता है, लंब भी होता है। जो समद्विबाहु त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर होता है वो दूसरी भुजा को समद्विभाजित भी करता है, वह उस पर लंब भी होता है, इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तीनों एंगल 90 डिग्री है। लेकिन मुझे इसकी जरूरत है, इसकी और इसकी, तो मैं बस इनका नाम लिख दूंगा। आप चाहें तो इसको ये भी बता सकते हैं कि यार 180 माइनस 90 हुआ, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बता दो कि यार ये दोनों एंगल 90-90 क्यों के। ठीक है, इतना लिख लो पहले एक बार, लिख लिया। देखो अब तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये एंगल भी 90 का है, ये भी 90 का है। एंगल PRT बराबर होगा एंगल PRO। ये दोनों एंगल किसके बराबर है? 90-90 डिग्री के हैं, क्योंकि लंब है। हमने बात सीखी ना कि जो समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर होता है वो लंब होता है, इसलिए हम ये चीज़ें लिख रहे हैं। ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, आप डायरेक्टली 90-90 नहीं बता सकते इसको। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि इस पे पाइथागोरस लगा दी, इस पे पाइथागोरस। आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब मैंने कहा कि इसको समद्विभाजित भी करता है, इसका मतलब ये और ये बराबर हो गए, टोटल 8 है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब ये 4 होगा, ये क्या होगा 4 होगा, और ये भी क्या होगा 4 होगा। बस सुना कि आधा आधा बट गया ना, मुझे इसकी तो जरूरत है नहीं, तो इसको मिटा देता हूँ। टोटल 8 है तो ये 4-4 हो गए, है ना। इसका मतलब PR क्या हो गया हमारे पास? 4 हो गया। PR क्या हो गया हमारे पास? 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर। बस समझ में आ गई आपके। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ये PR और QR ये दोनों बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे? 4-4 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला पड़ाव इस क्वेश्चन को करने का। अब यहाँ से हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। 2-3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं कि भैया पहले आप इस पे पाइथागोरस लगाएंगे, फिर इस पे पाइथागोरस लगाएंगे, फिर इस पूरे पे लगाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद मेरे पास जगह बच जाएगी, फिर वहाँ से आपको स्टार्ट कर दूँगा। इतना नोट कर लो, इसको मिटा रहा हूँ फिर मैं आपके लिए, नोट करो। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेके चलेंगे त्रिभुज PRO में, त्रिभुज PRO में। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये होगा 5 का स्क्वायर बराबर RO का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर RO का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। सुनाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर RO का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 को इस तरफ भेज देते हैं, ये हो गया 9 बराबर RO का स्क्वायर। RO कितना आ गया हमारा? RO आ गया ±3, लेकिन हम 3 ही लिख देते हैं, है ना। 3 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिया जानबूझ के, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो RO कितना आ गया हमारे पास? 3 सेंटीमीटर आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इसमें PRT में, है ना। देखो त्रिभुज PRT में, इसमें पाइथागोरस लगा रहा हूँ। अच्छा, अब एक बात का ध्यान देना,
यहाँ पर तो भुजाएं दी, ये 5 थी ये 4 थी, यहाँ पर तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो इनको कुछ मान लें। जैसे मैं टी पी को x मान लेता हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए, और टी आर को मैं y मान लेता हूँ। नहीं मानोगे तब भी काम चल जाएगा, ध्यान रखना, नहीं मानोगे तब भी काम चल जाएगा। आप पी टी और टी आर लेके चल सकते हो, लेकिन फिर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने नाम दे दिया, है ना। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना पी आर क्या है हमारे पास, हमने x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, और आर टी कितना मान लिया हमने, y सेंटीमीटर। अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 चौके 16। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि यहाँ से तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से आपकी इक्वेशन निकलेगी। तो हमने इस त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, और यहाँ से मुझे क्या मिल गई, वैल्यू इक्वेशन मिल गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं इस पूरी त्रिभुज को लेके चलूँगा, इस पूरी त्रिभुज को, ठीक है, और इस पूरी त्रिभुज को लेके चलूँगा तो मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इस इक्वेशन को और वो दूसरी इक्वेशन जो है उनको सोल्व करके हम x की वैल्यू पता कर सकते हैं जो हमें चाहिए, टी पी की लेंथ, ठीक है। इस सर्कल को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि मैं इसको साइड साइड में बना सकूँ। देखो, इस सर्कल को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हो जाओ भाई साहब, देखते हैं, 2 मिनट रुकिए। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो यहीं लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब मैं कौन सी त्रिभुज ले रहा हूँ, ये पूरी बड़ी वाली त्रिभुज। देखो, इसको मैं थोड़ा कलर कर रहा हूँ, ठीक है, इस डिटेल को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक। तो इस पूरी डिटेल को मिटा रहा हूँ मैं एक बार, मैं बाद में लिख दूंगा इसको। अब मैं ले रहा हूँ ये पूरी त्रिभुज, ठीक है, ये हमने माना है x, ये हमने माना है y, और ये हमारा आया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पूरी त्रिभुज की बात करें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो कर्ण हो गया हमारे पास ये y प्लस 3, पूरा का पूरा होगा ना कर्ण, तो ये 90 का है तो कर्ण तो पूरा हो गया। इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो आप, तो इस पे पाइथागोरस लगा दो। देखो त्रिभुज कौन सी ले रहे हैं, पीटीओ, पीटीओ में तो कर्ण क्या हमारे पास y प्लस 3 है पूरा का पूरा, y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आधार 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब है x, इसका स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर खोल लो, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 6y प्लस बराबर का निशान, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर, ये 9 प्लस क्या ना मैं वहाँ भेज दूंगा, 25 में से 9 गया, आ गया 16, ठीक। अब इसके आगे आप कैसे सोल्व करोगे भाई, इससे आगे सोल्व करने के लिए आप एक काम करो, ये जो आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मान रख देते हैं इसके अंदर, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान कितना है अपने पास, वाई स्क्वायर प्लस 16, है ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये आ गया 6y इक्वल टू 32, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 32/6, काटेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 16, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16/3,
ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और वही हमें चाहिए। समझ में आ रही है? वापस समझ लो। सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वैल्यू मिल गई। इस त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इक्वेशन मिल गई। इस पूरी त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक और इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन होगी, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सोल्व किया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि। उस विधि से मैंने सोल्व किया। सोल्व करने पर मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब मुझे वैल्यू चाहिए x की। अब मैं क्या करूँगा, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, उसके बाद x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपके पास x² बराबर y² प्लस 16, तो हो जाएगा x² बराबर y का स्क्वायर। y है हमारे पास 16/3, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 16 का स्क्वायर 256 और 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस में क्या है 16 बटे में 1 आ गया। तो x² किसके बराबर हो गया, एलसीएम आ गया 9 के, और फिर यहाँ बच जाएगा 256 प्लस 9 की 1 से भाग करोगे 9 की 16 से गुणा करोगे 144। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x² की वैल्यू आ गई आपके पास 256 प्लस 144 400 बटे में क्या 9। मुझे तो x चाहिए, x² थोड़ी चाहिए, तो x निकाल लेते हैं, इसका रूट हो जाएगा 400 का रूट 20 और 9 का रूट 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। और हम क्या मान के चले थे, हम PR को x सेंटीमीटर मान के चले थे। इसका मतलब, अच्छा मैंने PR ले लिया क्या, सॉरी PT लेना था ना, मेरी मिस्टेक है, PT x मान के चले थे। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो जो हम PT x मान के चले थे, हमारी x की वैल्यू तो आई गई, अब उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो PT किसके बराबर हो जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से मैंने PT की लेंथ निकाल ली है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, ये मैंने आपको पहले बताया था, तो एक बार मैं इसको वापस से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इस त्रिभुज में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो इसके लिए भी मुझे ये वाला एंगल 90 डिग्री का चाहिए। अब ये 90 डिग्री का एंगल तो है, लेकिन इसको पहले बताना पड़ेगा कि कैसे। तो उसके लिए हमने वही स्टेप किया कि TP और T क्या बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज में खास बात होती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो लाइन को भी बाइसेक्ट करता है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बताई, तो उससे ये 90 डिग्री एंगल हमारा बन के आ गया था। इसके बाद मैंने इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और मुझे RO की वैल्यू मिल गई। कहा था मैंने आपको कि यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिली। फिर आपने इस त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई और आपको क्या मिली, इक्वेशन मिली। फिर आपने इस पूरी त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वहाँ से आपको क्या मिला, इक्वेशन सेकंड मिल गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपने सोल्व किया, y की वैल्यू मिली, y को फर्दर इक्वेशन फर्स्ट में रखा और फाइनली आपकी इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखा और उस इक्वेशन फर्स्ट से आपको x की वैल्यू मिल गई, और वही हमें चाहिए थी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ऐसा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कराना था, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर आप +2 में जाएंगे ना, +2 में भी इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन है, मुझे मतलब ऐसा थोड़ा आंखों के सामने से घूम रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप +2 में मैथ लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच। और ये जो बैकग्राउंड है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये बैकग्राउंड कैसा है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट और करेंगे, हो सकता है कि आपको ये आंखों में रंग चुभे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई हो सकता है कि क्या पता आपकी आंखों में रंग चुभ रहे हों थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन अब से जो भी वीडियोज़ आएंगे वो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ही आप आएंगे, क्योंकि जो ग्रीन स्क्रीन है जिसके पीछे, ये जो मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन लग रही है, उसके लिए मुझे एक ऐसा रंग चाहिए जो साफ दिखाई दे इसमें, है ना, बार बार दिक्कत ना आए, तो वो ब्लैक बैकग्राउंड ही हो सकता है। अगर फिर भी आप कहेंगे कि सर वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा सही था, तो मैं कोशिश करूँगा कि वाइट में कराने की, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ब्लैक में हो पाए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक क्वेश्चन अपना था, इसको कंप्लीट करा दिया है। और 10 चैप्टर था नहीं,
10th चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 12th चैप्टर और 9th क्लास की भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, बस थोड़ा बहुत टाइम की कमी है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।